In the last class we have discussed up to the conclusions of Rutherford model of atom. ठीक है ना? Now we are coming to the results of Rutherford model of atom. So you just note down, next is our results. रिजल्ट्स में सबसे पहली चीज जो है बेटा, है ना, आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व करा कि रेडियस ऑफ एटम जो होती है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होती है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर माइनस 13 सेंटीमीटर. ठीक है ना? हमने पहले ही बात करी थी कि एटम क्या होता है, काफी बड़ा होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है बेटा, छोटा होता है. दोनों की ही शेप की बात करी जाए तो एटम हो या न्यूक्लियस हो, किस शेप के होंगे दोनों, स्फेरिकल. ठीक है ना? तो अब आप देख सकते हो कि रेडियस में इतना ज्यादा आपका डिफरेंस आ रहा है. ये सेंटीमीटर में बेटा, अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इट इज 10 पावर माइनस 10, क्योंकि 100 से क्या करना पड़ेगा आपको और डिवाइड करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर कितना मेरा, माइनस 15 मीटर. ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे वॉल्यूम ऑफ एटम पूछूं, यू आर सेइंग दैट कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप. ठीक है ना? अगर ये स्फेरिकल शेप का है बेटा तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई और आर. तो आर कितना है हमारा, 10 की पावर माइनस 10 का होल क्यूब. ठीक है? तो दैट मीन एटम की जो रेडियस हो गई वो 4/3 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 13 मीटर क्यूब. ठीक है? इसी तरह से अगर मैं आपसे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करता हूं तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो हो जाएगा हमारा 4/3 पाई 10 की पावर माइनस 15 का होल क्यूब, दैट इज इट बिकम्स 4/3 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 45 मीटर क्यूब. ठीक है? तो अगर मैं रेशो ले लेता हूं बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का, तो क्या हो जाएगा रेशो हमारा, 4/3 पाई 10 की पावर माइनस 30 अपॉन 4/3 पाई 10 की पावर माइनस 45. ये सब तो क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल. माइनस 45 नीचे से ऊपर जाके प्लस, तो कितना बचेगा, 10 की पावर 15. ठीक है ना? तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि एटम का जो वॉल्यूम है बेटा वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से क्या है, 10 की पावर 15 टाइम्स बड़ा है. दैट मीन एटम जो है वो काफी बड़ा है और न्यूक्लियस एक काफी छोटा सा ऑब्जेक्ट है जो उसके कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर पर. इस वजह से हम लोग बार बार, अगर आपको पता हो तो, इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये एटम है और न्यूक्लियस बस उसके कहां पे रखा हुआ है बेटा, सेंटर. ठीक है ना? तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. ठीक है? और इस पे नीचे इसके बाद लिख भी लेना बेटा, है ना, कि रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/3. कभी आपसे किसी न्यूक्लियस की रेडियस पूछे तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है हमारा आर इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3, है ना, जहां पर आर है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना. आर नॉट एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू जो होती है बेटा 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर से लेकर 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर तक होती है. बट कॉमन जो वैल्यू होती है, मोस्ट कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं बेटा, है ना, वो है 4/3 इंटू 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, है ना. तो अनलेस अदरवाइज मेंशन, आप मोस्ट कॉमन वैल्यू यहाँ पर यूज करिएगा. ठीक है ना? और ए जो है जिसकी भी निकालनी हो, है ना, ए उस पर्टिकुलर एलिमेंट का आपका मास नंबर है.
ठीक है ना। तो अब इस फॉर्मूले के ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं एक फॉर द प्रैक्टिस आई एम डूइंग गिविंग यू वन क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम क्या होता है आपका 13Al27, ठीक है ना। तो मास नंबर कितना हो गया इसका 27, है ना। मास नंबर ऊपर वाला होता है ना, हाँ एटॉमिक मास को ही मास नंबर कहते हैं, और नीचे वाला जो 13 होता है ये एटॉमिक नंबर होता है ना। याद रखने के लिए कंफ्यूजन हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आता है, तो ए नीचे वाला है और एम ऊपर वाला, दो तरह के नंबर है। तो जैसे ही मैं एल्यूमिनियम न्यूक्लियस दे रहा हूं आपको, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई आपका 27। अब अगर ए आपको पता पड़ गया हटा, तो बस आर ऑफ एल्यूमिनियम निकालने के लिए क्या करोगे R0, है ना। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि मोस्ट कॉमन यूनिट हमेशा अगर नहीं गिवन है तो ये लिया करो 4/3 इंटू 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, और इंटू क्या कर दोगे आप 27 की पावर 1/3, है ना। अब क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होगा 3, ठीक है ना। 3 और ये 27 की पावर 1/3 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, तो इसलिए योर आंसर विल बी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से छोटा मोटा आपका क्वेश्चन इसके ऊपर फॉर्मूले के ऊपर मिल सकता है। कभी भी केवल मास नंबर देकर न्यूक्लियस की रेडियस पूछ ले तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, डायरेक्टली यू कैन यूज, और R0 की वैल्यू भी अगर ना गिवन हो तो 4/3 वाली ले लीजिएगा, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना। सेकेंड रिजल्ट आप बोल सकते हो बेटा, देखो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे बेटा, स्कैटर्ड हो रहे थे, ठीक है। लार्ज एंगल ऑफ डेविएशन वाले अल्फा पार्टिकल ज्यादा होंगे कि स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन वाले अल्फा पार्टिकल ज्यादा होंगे, स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने ये बात देखी थी कि 99% तो अल्फा पार्टिकल स्मॉल क्या हो ही नहीं रहा था बेटा, स्ट्रेट निकल जा रहे थे, बचे हुए काफी कम का क्या हो रहा था आपका डेविएशन हो रहा था, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर एंगल पर जो स्कैटर्ड होने वाले होंगे वो थीटा के क्या होंगे बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसके एंगल्स की वैल्यू कम होगी, है ना। तो सेकंड रिजल्ट में यही लिखना बेटा, है ना। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड, है ना, scattered at any angle theta is inversely proportional, number of alpha particles scattered at any angle theta is inversely proportional to fourth power of sin theta by 2, inversely proportional to fourth power of sin theta by 2, ठीक है ना। ये काफी बड़ा सा फॉर्मूला है बेटा, बट वी डू नॉट रिक्वायर द फॉर्मूला, हमें बस n थीटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n थीटा, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थीटा एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे हैं, इसका फॉर्मूला है सीधे सीधे साइन ऑफ थीटा बाय 2 की पावर 4, ठीक है, जिसमें आप लिखना दैट इज क्या, है ना। अगर एंगल हायर होगा बेटा, हायर एंगल मतलब स्मॉल, है ना, या हम लोग बोल सकते हैं लेस अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। और अगर स्मॉलर एंगल होगा बेटा, है ना, स्मॉलर एंगल मतलब मोर अल्फा पार्टिकल, जितना अल्फा की वैल्यू कम होगी उस पर थीटा की एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स की वैल्यू क्या होगी उतनी ज्यादा होगी, है ना। अब ये सिलेबस में ऐसे तो नहीं है बेटा, आपकी एनसीईआरटी बुक वगैरह में नहीं गिवन होता, बट सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कभी क्वेश्चन दे भी सकता है, जैसे आई एम गिविंग यू वन स्मॉल क्वेश्चन, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं बेटा, इफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
if number of alpha particles scattered, है ना, scattered at an angle of 60 degree, scattered at an angle of 60 degree are 112 per minute, are 112 पर मिनट, है ना। क्या मीनिंग हुआ बेटा, 60 डिग्री पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे हैं, एक मिनट में उनकी नंबर कितनी, 112। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, then calculate number of alpha particles scattering an angle of 90 degree per minute. Then calculate number of alpha particles scattering at an angle of 90 degree per minute. ठीक है ना। तो क्या कर देना बेटा, यहाँ पर आपको, अगर आप 60 डिग्री के लिए बात कर रहे हो बेटा, बस इस फॉर्मूले को लगा देना। 60 डिग्री के लिए एन थीटा कितना दिया है आपको, 112 इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 60/2 की पावर 4। अब साइन 60/2 मतलब साइन कितना, 30 डिग्री। क्या मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। तो इट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/1/2 की पावर कितना बेटा, 4। दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 या 16 ही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना, लिख सकता हूँ। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मुझे निकालना है कितने एंगल पर बेटा, 90। तो 90 पर मुझे नंबर निकालनी है एन, जो मेरे लिए अननोन है। इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 क्या, साइन ऑफ 90/2, ठीक है ना, की पावर 4। अब साइन 90/2 मतलब साइन 45 डिग्री, ये भी पता होगा, 1/√2। तो इट इज इक्वल्स टू 1/1/√2 की पावर 4, है ना। तो दैट इज इक्वल्स टू 4। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को बस क्या कर दूं बेटा, मैं डिवाइड कर दूं। जैसे अब 1 को 2 से डिवाइड करोगे, 112/n, है ना, इक्वल टू, है ना। जब भी दो सेम चीजों को डिवाइड करोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल की जगह क्या आ जाएगा, इक्वल। क्योंकि जो भी कांस्टेंट होंगे वो तो दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर 16 नीचे 4, दैट इज 4। तो इसलिए n की वैल्यू 112/4 मतलब 28 हो जाएगा, है ना। तो ये रिजल्ट्स हैं बेटा, जिनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन, इस तरह के शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यू कैन, है ना, फील कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में कुछ भी नहीं था बेटा, बस एक लाइन में हमने खत्म कर दिया था। बट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एक अच्छा मॉडल है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट जो रिजल्ट था बेटा वो आपको याद ही रखना है कि एटम की रेडियस कितनी होती है, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है, ठीक है ना। सेकंड वाला, है ना, है सिंपल फॉर्मूला बट जे सिलेबस में नहीं है, बट आई कैन आस्क। थर्ड रिजल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सब चीजें आप फिजिक्स में दोबारा पढ़ोगे, 12th में मॉडर्न फिजिक्स में आता है, तब आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जिस साल मैंने जेई दी थी 97 में, उस साल भी इस थर्ड टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया था। और ये टॉपिक का नाम है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, जिसे हम लोग आर मीन से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, सबसे पास वाले, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इनफैक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल बोल सकते हो, है ना। मतलब मुझे उस अल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस निकालनी है बेटा जो न्यूक्लियस के क्या है, सबसे पास तक पहुंचा है। अब न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा, जो दूर से जा रहे हैं बेटा वो तो वैसे ही दूर है, तो वो तो क्लोजेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो, है ना, वो वाला अल्फा पार्टिकल होगा जो बिल्कुल
सीधे न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है ताकि वो 180 डिग्री से क्या हो जाए बेटा वापस, वो ही सबसे पास तक जा सकता है, क्योंकि बाकी सब तो ऑलरेडी क्या थे बेटा, दूर थे। मतलब अगर मुझसे पूछे कि ये फॉर्मूला या जो भी हम करने जा रहे हैं ये किन के लिए एप्लीकेबल है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज पार्टिकल विच आर ट्रेवलिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो बिल्कुल सीधे न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं। जो न्यूक्लियस से दूर है उनके लिए टॉपिक आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये लिखना बेटा, है ना, कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर it is applicable only for those alpha particle, it is applicable only for those alpha particle which are traveling straight to the nucleus, which are applicable, which are traveling straight towards the nucleus, है ना, दैट इज, अब स्ट्रेट न्यूक्लियस की तरफ जाने वाले कौन से अल्फा पार्टिकल थे बेटा, जो वापस रिटर्न हो जा रहे थे, है ना, दैट इज पार्टिकल्स विच आर रिटर्निंग बैक, दैट इज पार्टिकल्स विच आर रिटर्निंग बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, दैट इज पार्टिकल्स विच आर रिटर्निंग बैक टू देयर ओरिजिनल पाथ, समझे। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन बेटा, अब इसका मीनिंग क्या है भैया, तो वो देखो, है ना, ये मान लो आपका न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। अब ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इन रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ही यूज्ड गोल्ड फॉइल, ठीक है ना, बट अब एग्जाम में तो वो कोई सी भी फॉइल दे सकता है ना, तो हमें जो न्यूक्लियस लिया जाता है बेटा उसके चार्ज की जरूरत होगी, ठीक है ना। चार्ज केवल किसकी वजह से काउंट होगा बेटा, न्यूक्लियस की वजह से, दैट इज प्रोटॉन। क्या ये मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, हमें तो किससे मतलब बेटा, न्यूक्लियस से, ठीक है ना। तो जो भी आपका चार्ज होगा बेटा वो हमेशा किसके इक्वल टू हो जाएगा, जेड के, जहां पर जेड का मतलब क्या है, वेयर जेड इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, जो भी आप एलिमेंट ले रहे हो एटॉमिक नंबर क्या होगा आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा। जैसे अगर आप गोल्ड को ले रहे हो बेटा Au को, तो Au के लिए आप, है ना, इसको आप Q1 बोल देना, तो Au के लिए Q1 की वैल्यू, Au का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 79, तो 79 इंटू ई, है ना। ई की जब भी वैल्यू रखनी होगी तो मैं बता ही चुका हूँ, ई की वैल्यू कितनी रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जब तक वैल्यू नहीं रखनी है, जैसे Na, बाकी लोगों को भी मैं समझा चुका हूँ, एवोगैड्रो नंबर, है ना, जब तक कुछ नहीं बोला है तब तक आंसर किसके टर्म्स में लिखते हैं हम लोग Na, बट अगर वैल्यू रखनी होगी तो क्या वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 10 की पावर 23, है ना। ऐसे ही Q1 है, अगर मैं Ag ले लेता तो Q1 कितना हो जाता मेरा, Ag का 47 होता है ना, तो वो गिवन होगा प्रॉब्लम में एटॉमिक नंबर। अगर ये कॉपर होता तो कॉपर का होता है 29, है ना। मोस्टली सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों में से कोई एक चीज यूज करेगा, मतलब Q1 जो है बेटा आपको हमेशा क्या होगा, नॉन होगा, पता है ना ये तो, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल है, यहां से आपका अल्फा पार्टिकल चल रहा है, ठीक है ना। आप इसको अल्फा पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर स्पीड मान लो v अल्फा से फेंक रहे हो, ठीक है ना। ये है मेरा पॉइंट ए, समझे। जैसे जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है ना। अल्फा पार्टिकल को मैंने लिखवाया था बेटा लास्ट क्लास में, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियाई। कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, पॉजिटिव। न्यूक्लियस के ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और सेम चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये आगे जाता जा रहा है तो अल्फा पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, रिपल्शन की वजह से ना। कोई चीज अगर मैं आगे जा रहा हूँ, कोई मुझे पीछे से खींचेगा बेटा, तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरी स्पीड कम होगी। या पीछे से खींच नहीं रहा, कोई सामने से ही मुझे धक्का देगा तो भी मेरी स्पीड क्या होगी, कम। अगर अट्रैक्शन फोर्स होता है यहाँ पर तो क्या होता, स्पीड बढ़ जाती, समझे। तो यहाँ पर स्पीड कम होती जा रही है, ठीक है। हम लोग शुरू में मान के चलते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल जो है ये कितनी डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब
आर की वैल्यू कितनी बेटा, इन्फिनिटी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था मेरा, mgh नहीं बेटा, जब भी चार्ज वाला पोटेंशियल चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, mgh की बात तब होती जब हाइट हो, यहाँ पर हाइट की बात नहीं। क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, 1/4πε0 q1 q2 बाय r। तो अगर r इन्फिनिटी है तो 1/∞ की वैल्यू कितनी होती, 1/∞ की वैल्यू 0 होती बेटा। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, करते ही नहीं बेटा 0 से किसी नंबर को डिवाइड, और कर दोगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल कितना होगा आपका, 0। तो अगर इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 है मतलब पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई मेरी, 0, क्योंकि खूब दूर है बेटा अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। बाकी पॉइंट ए पर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप अल्फा पार्टिकल को किसी स्पीड से फेंक रहे। कितनी है काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला था। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी। मुझे अल्फा पार्टिकल अगर वेलोसिटी पता है तो काइनेटिक एनर्जी का हमेशा फॉर्मूला हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, जहां पर v अल्फा क्या है उसकी स्पीड और m अल्फा क्या है उसका मास, है ना। ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूं आपको, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4 AMU, और अगर आपको इसकी वैल्यू रखनी हो तो 4 × 1.67 × 10⁻27 kg। तो m अल्फा पता है बेटा, और दूसरा Q2 मतलब Q अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमेशा कितना लिया जाएगा, 2e, क्योंकि हीलियम है बेटा, ये हीलियम का Z कितना होता है 2। तो Q1 पता है, Q2 पता है, m अल्फा पता है। अब आपने अभी एग्री करा कि जैसे जैसे पास जाता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। स्पीड कम होने का मतलब कौन सी एनर्जी कम होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर काइनेटिक एनर्जी कम होती गई तो कौन सी एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है ना। अब ये भैया जाता जा रहा, क्या ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा, संभव है ऐसा, क्यों नहीं संभव है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बेटा। दो पॉजिटिव चार्ज एकदम 0 डिस्टेंस पे हो ही नहीं सकते, कभी ना कभी क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को धक्का दे देंगे। तो कभी ना कभी क्या होगा बेटा, ये जाके क्या हो जाएगा आपका, रुक जाएगा। रुकने का मतलब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा, 0, अब वो आगे नहीं जा सकता है। तो इस पाथ से अब यहीं पर रुक के क्या हो गया बेटा, यहां से ये पलट गया, है ना, यहां से 180 डिग्री पर वापस क्या हो गया आपका, पलट गया, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल देना है पॉइंट बी, ठीक है। तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इसी को आप डिस्टेंस ऑफ क्या बोलते हो, क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब आर्मी, है ना। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को निकालने के होते हैं, आर्मिन को, ठीक है ना। तो इसमें आपका अब क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं आपसे पॉइंट बी पर पूछूं कि पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। क्यों 0, स्पीड ही क्या हो चुकी है 0, वहां से रिटर्न होना है उसे, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। अब अगर मैं पूछूं पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो क्या बोलोगे आप, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R min, सही है, हाँ मिनिमम R है, इससे ज्यादा पास नहीं जा सकता। इसके बाद तो क्या हो रहा है, वो पीछे जा रहा है, तो R अब बढ़ेगा कि कम होगा, अगर इसके बाद ये वापस चले गया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस लेनी है तो डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और मैं डिस्टेंस ऑफ कौन सी निकालना चाहता हूँ, क्लोजेस्ट का मतलब क्या, सबसे पास कहां तक जा सकता, तो यही वाली डिस्टेंस मेरे लिए क्या होगी, आर मिनिमम होगी। बाकी डिस्टेंस तो क्या है उससे ज्यादा है, तो मिनिमम डिस्टेंस वहीं पर आएगी जहां पर अल्फा पार्टिकल रुक जाए, ठीक है ना। अब 1/4πε0 की वैल्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कितनी होती है, 9 × 10⁹, ये सब डाटा में लिखा चुका हूँ। Q1 भी पता है बेटा आपको, जो भी दिया जाएगा ZE, Q2 भी पता है आपको, ठीक है ना। R min आपके लिए क्या है बेटा, अननोन है। तो अगर मैं आपको अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी दे दूं तो आपको किसकी वैल्यू को निकालना पड़ेगा, R min को। या उल्टे टाइप के क्वेश्चन कि अगर मैं आपको R min दे दूं तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, V अल्फा, है ना। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। हमें केवल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगा देना बेटा, एनर्जी, मास नहीं बेटा,
यहाँ पर मास की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगा दे रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब टोटल एनर्जी का मतलब क्या बेटा, ये किस किस का सम होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। सही है। पॉइंट ए पर कौन सी एनर्जी जीरो थी, पोटेंशियल। पॉइंट बी पर कौन सी एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक, है ना। पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्यों जीरो थी, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो उनके बीच में कोई भी एनर्जी हो ही नहीं सकती। पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो हो गई, वहां पर अल्फा पार्टिकल रुक चुका है। तो बस सीधे सीधे क्या फॉर्मूला बन गया आपका, हाफ एम अल्फा बी अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर में। इस फॉर्मूले से, है ना, इसमें सब चीजें नोन है बेटा, एम अल्फा, ये Q1 Q2, अननोन केवल वी अल्फा और आर मीन है ना। जब मैंने जेई दी थी तो मेरे टाइम पर क्वेश्चन आया था कि आर मीन दिया हुआ था और पूछी क्या थी, वेलोसिटी, या उल्टे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, वेलोसिटी दे देगा तो आर मीन पूछेगा। दोनों तरह के क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, कर लो जल्दी से अब नोट। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, है ना। है ना। अब इसके ऊपर भी छोटे मोटे क्वेश्चन दे सकता है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी विथ वेलोसिटी v नॉट, with velocity v naught towards the nucleus of gold atom, towards the nucleus of gold atom। ठीक है, आपसे कह रहा है बेटा फाइंड आउट, है ना, फाइंड आउट, है ना। फर्स्ट पार्ट है आपका ना आर नॉट, आर और नीचे जीरो, है ना, और आर नॉट को हम ब्रैकेट में लिख लेना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पहला पार्ट आपसे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताओ, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट बोल रहा है ना वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल at a distance 2r naught from the nucleus, velocity of alpha particle at a distance 2r naught from the nucleus। ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट दे रहा है आपसे कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, what will be the speed of alpha particle if it reaches only to r naught by 2, what will be the speed of alpha particle if it reaches only to r naught by 2। ठीक है ना, तीन पार्ट हैं, तीनों इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है ना। 5 मिनट का आपके पास समय है कि आप इन्हें किस तरह से अप्लाई कर रहे हो बेटा, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो अब फर्स्ट पार्ट को देखो, है ना। यही फॉर्मूला बस सीधे सीधे यूज होना आपका, हाफ, है ना, एम, अब मास को भी एम रख दो,
मैंने कितनी दी वेलोसिटी आपको, वी नॉट, तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर है ना। इसको भी बेटा आप चाहो तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिख सकते हो, के, कांस्टेंट है ये तो, है ना, तो आप इसको के लिख लो ताकि एक्सप्रेशन बड़ा ना हो, इनटू Q1। अब Q1 के लिए क्या दिया मैंने आपको, गोल्ड दे दिया है, तो Q1 की वैल्यू कितनी, 79E। Q2 के लिए क्या है, Q2 तो फिक्स ही है हमेशा, 2E है ना। Q1 की वैल्यू ही चेंज हो सकती है, गोल्ड होगा तो 79, सिल्वर होगा तो 47, Q2 तो अल्फा पार्टिकल है वो हमेशा फिक्स होगा 2E। और मैंने आपको डिस्टेंस कितनी दे दी, R0। तो पहला पार्ट आपसे बोला था उसने कि आपको R0 की वैल्यू बतानी है, तो आप सीधे सीधे R0 बराबर क्या लिखोगे, 79 इंटू 2 कितना हो जाएगा 158, और 158 का भी डबल 316 के ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू पी नॉट स्क्वायर। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि R0 की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट उसने बोला है कि अगर मैं इसी डायग्राम से आपको समझाऊं कि उसकी जो स्पीड, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरी, R0, यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो गई थी, 0, बट अब वो कह रहा है कि उसकी स्पीड बताओ कितनी डिस्टेंस पर। सेकेंड पार्ट में कितनी डिस्टेंस दी है मैंने आपको, 2R0। यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्पीड 0 होगी इसकी, नहीं होगी, स्पीड 0 तो वहां पर होगी बेटा। तो अब मुझे यहाँ की स्पीड निकालनी, अब अगर मुझे यहाँ की स्पीड निकालनी है तो वापस इस पॉइंट को अगर मैं C मान लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट A था, मैंने बोल ही दिया, ये पॉइंट B है। पॉइंट A पर तो केवल कौन सी एनर्जी थी आपकी, काइनेटिक। पॉइंट B पर केवल कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल। पॉइंट C जो अभी नया बनाया है, इस पर कौन कौन सी एनर्जी होगी, दोनों होंगी। बस तो वही काम यहाँ पर भी कर दो बेटा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ये किसके लिए लिखा मैंने, पॉइंट A के लिए। पॉइंट C के लिए क्या लिखूंगा, हाफ एम, वहां की स्पीड मान लो मेरा v स्क्वायर है, जो मुझे निकालने को बोला है। आप अभी एग्री कर ही गए कि पॉइंट C पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर ही होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो वो आपकी 316 के ई स्क्वायर, ये तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि Q1 Q2 और K फिक्स है। नीचे बस R0 की जगह क्या आ जाएगा मेरा, 2R0। आ रही मेरी बात समझ, क्योंकि चेंज क्या हुई, केवल मेरी डिस्टेंस चेंज हुई। तो अब आप इस फॉर्मूले से देखो अगर, ठीक है ना, R0 की जगह आप क्या लिख दोगे, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 316 के ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R0 की जगह क्या मैं वापस ये लिख सकता हूँ, 316 के ई स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कैंसिल हो गया तो ये नीचे से कहाँ चले गया आपका, ऊपर हो गया। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये नीचे से कहाँ पहुंच गया आपका, ऊपर पहुंच गया। मेरे को फिर गड़बड़ क्यों लग रही, मेरे को ये गड़बड़ लग रही है, तो 0 आ रही है। ये भी तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और 0 तो ना होगी बेटा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, इसका डबल 316 के ई स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, सही करा है। अच्छा, यहाँ गलत कर दिया ना बेटा अपन, ठीक है ना, यहाँ गलत कर दिया है। क्या गलत कर दिया है, यहाँ 316 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा, 158। क्यों, वो 316 तो तब हुआ था जब मैंने इस 2 को भी मल्टीप्लाई करा था बेटा, है ना। एक्चुअली तो ये 79 का डबल कितना होगा आपका, 158। तो ये ऊपर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो गया मेरा, नहीं 2 ऊपर ही होगा ना, सब उल्टा सीधा कर रहा हूँ रे, 2 नीचे आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, शुरू से, हाँ बोलो। 79 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो कितना हो गया, R0 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, है ना।
मैंने यहाँ गड़बड़ कर दी ना बेटा, ये 316 नहीं होगा, ये केवल कितना होगा के 79 और 2 तो ऊपर गड़बड़ होगी, ऊपर होगा 158 के ई स्क्वायर। और अब इसकी जगह अगर आप R2 इंटू आर नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे जो 356 के स्क्वायर है ना, 316 अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। तो अब ये आपका 2 हो गया बेटा, ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 2 जा कितना हो गया आपका 4। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर। एम 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 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 2 2 भी कैंसिल हो गया। तो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वी स्क्वायर, इसलिए वी बराबर क्या हो जाएगा आपका वी नॉट बाय रूट, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा ये आपका सेकंड, ठीक है ना। तो वहां गड़बड़ कर दी तो ऊपर 316 ना होके 158 होगा, ठीक है। Q2 तो हमेशा 2 ही रहेगा बेटा, क्योंकि आप बम्बार्डिंग हमेशा किसकी कराओगे, अल्फा पार्टिकल। चेंज होगा केवल के आपका Q1 कि आप कौन सी फॉइल तो दे दिया ना मैंने अभी तो। हाँ, कोई भी जो एलिमेंट मैंने बोला तो कॉमनली 3 ही एलिमेंट आएंगे आपके, कॉपर, गोल्ड या सिल्वर। अब जैसे गोल्ड करा है तो 79 आ गया, सिल्वर लिखता तो 47 हो जाता। तो ये 2 से 2 भी तो बढ़ जाता है। कौन सा 2 से 2? m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पाई e नॉट 1/2 पाई e नॉट। इसको इसलिए नहीं चेंज करते ना बेटा कि इसकी वैल्यू हमेशा आपको जो वैल्यू मैंने लिखाई है वो वैल्यू किसकी लिखाई है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10⁹। अब आप इसे 2 कर दोगे और गलती से आपने वैल्यू वापस 9 इंटू 10⁹ रख दी तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं इसको इससे कभी भी नहीं कैंसिल करता हूँ, क्योंकि वो कांस्टेंट ये फिक्स है आपका 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो अब लिखना नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा। थर्ड पार्ट में भी अब वही करना है बेटा। थर्ड पार्ट में उसने बोला कि अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितनी होगी r0/2 तो वेलोसिटी बताओ। तब उसी फॉर्मूले में हाफ m, इसको अननोन कर दोगे बेटा, ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा है ना, 2e नीचे r0 की जगह कितना हो गया आपका r0/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब फिर से आपको किसकी वैल्यू निकालना है बेटा v स्क्वायर की। तो आप क्या करोगे, हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऊपर चले गया है ना, ये हो गया 158 इंटू के स्क्वायर, नीचे r0 की जगह वापस क्या रख दिया मैंने 316 के ई स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा कैंसल, ये भी कैंसल, ठीक है ना। एम वी नॉट स्क्वायर नीचे से कहा जाएगा ऊपर, तो ये भी कैंसल। तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो गया मेरा 2v नॉट स्क्वायर। तब v की वैल्यू कितना हो जाएगा √2v नॉट, है ना। जो आप बाय ऑब्जर्वेशन समझ भी सकते हो कि r0/2 का मतलब क्या है बेटा, इस और पास चले गया कि दूर चले गया। ये तो r0 थी, मैंने बोला r0/2 और पास हो गया। अगर पास आ गया तो स्पीड डेफिनेटली क्या करनी पड़ेगी, मुझे बढ़ानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि स्पीड आपने पहले से क्या कर दी और बढ़ा दी। कभी कभी यही क्वेश्चन नए तरीके से भी पूछ सकता है बेटा कि परसेंटेज चेंज इन स्पीड बताओ। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपसे पूछ ले परसेंटेज चेंज इन स्पीड बताओ। तो परसेंटेज चेंज इन स्पीड का मतलब क्या है बेटा, ऊपर तो आएगा चेंज, नीचे आएगा ओरिजिनल इंटू 100। अब चेंज कितने का हो रहा है √2v नॉट माइनस v नॉट अपॉन v नॉट। चेंज का मतलब क्या होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, और ओरिजिनल v नॉट था इंटू 100। v नॉट तो क्या हो जाएगा सब जगह से कैंसिल, √2 माइनस 1, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41, माइनस 1 कर दूंगा तो 0.41, 100 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा तो 41%। तो हो सकता है क्वेश्चन ये ना पूछ के नए वे में पूछ लेता,
तो इस तरह के अननोन में क्वेश्चन आपसे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पर पूछे जा सकते हैं। कर लेंगे सभी अब? माही भाई, दिगंबर भाई, शोएब भाई, हटा लो ना, हो गया? अब लिख लेना बेटा हमारा नेक्स्ट चीज, बोहर मॉडल भी हमें पता है पूरी तरह से तो सही नहीं है, इसके भी क्या था बेटा कुछ लिमिटेशन। तो नेक्स्ट लिख लो हमारा लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। नेक्स्ट इज अवर लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। एक कॉपी नहीं बन पाई है क्या शोएब तुम्हारी? है? लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम है ना, इसके दो लिमिटेशन है बेटा। पहला तो लिखना इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, है ना, आगे पढ़ेंगे। ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड जो इसका लिमिटेशन है आपका वो है कि, है ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, है ना, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, according to classical theory of electromagnetism proposed by Maxwell, according to classical theory of electromagnetism proposed by Maxwell, ठीक है ना, if a charged particle, if a charged particle revolves around, if a charged particle revolves around another charged particle, then it will continuously lose energy, then it will continuously lose energy, है ना। सो, है ना, रदरफोर्ड ने क्या बोला था बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोज सर्कुलर शेल में घूम रहा है, किसकी तरफ? आपका न्यूक्लियस की तरफ। बट इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस भी चार्ज पार्टिकल है। मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी थी, बस आपको नाम और ध्यान रखना है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अकॉर्डिंग अगर एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड दूसरा चार्ज पार्टिकल घूमता है तो वो अपनी लगातार एनर्जी क्या करेगा? लूज करता जाएगा। और अगर वो लूज करता जाएगा बेटा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? धीरे धीरे करके न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। और पास आने का मतलब उसका पाथ सर्कुलर नहीं होगा बेटा, अब उसका पाथ स्पाइरल होता जाएगा। स्पाइरल का मतलब समझते हो ना? सर्कुलर तो क्या है बेटा? सर्कुलर का मतलब क्या? डिस्टेंस आपकी फिक्स है। ये रदरफोर्ड ने एज्यूम करा था ना, अभी बनाने की जरूरत नहीं, पहले लिखा दूं। बट अगर एनर्जी आपकी कम होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से घूमना चालू करा, अब वो सर्कल में न घूम के धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा बेटा? इस तरह से स्पाइरल पाथ में आएगा। और अगर स्पाइरल पाथ में आया, ठीक है ना, दिस इज योर स्पाइरल पाथ। ये कौन सा पाथ था आपका? सर्कुलर। तो स्पाइरल पाथ में आया बेटा तो कभी न कभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर वो गिर गया तो एटम क्या हो गया आपका? अनस्टेबल। बट ऐसा तो नहीं होता है बेटा, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड को जैसे ही मैक्सवेल ने ये बोला कि ऐसा होना चाहिए, रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसको भी उसका क्या बोलते हैं? लिमिटेशन बोला जाता है। तो उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करना। देन इट विल लूज कंटिन्यूस एनर्जी एंड सो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब चीजें ध्यान रखने की है ना, आपको इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सब ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अभी तक केवल एक ही चीज है जो दिमाग लगाने वाली आई है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बाकी सब रिजल्ट्स हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं।
है ना. सो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस should be spiral, and finally electron will fall into the nucleus, and finally electron will fall into the nucleus. So atom should be unstable. So atom should be अनस्टेबल है. तो अब आप अपना ये डायग्राम बना सकते हो इस तरीके. ये स्पाइरल पाथ है बेटा, ठीक है ना, और वो सर्कुलर पाथ है. ठीक है ना. तो दिस आर द टू लिमिटेशन जो स्कूल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस आर ऑल आर रिजल्ट्स, यू हैव टू रिमेंबर इट, है ना. नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये क्या होता है ना. तो इसमें लिखना पहला तो हमारा बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू करके लिखना टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. Atomic number of an element equal to total number of protons present in the nucleus, ठीक है. और equal to next line में लिखना total number of electrons present in the atom, equal to total number of electrons present in the atom. क्यों दोनों बराबर क्यों होते हैं बेटा? क्योंकि एटम एज ए होल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. प्रोटॉन के ऊपर होता है कौन सा चार्ज, पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव. तो कायदे से दोनों की नंबर क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना. नीचे लिखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड. आप इसे जेड से डिनोट करते हो. तो जब भी एटॉमिक नंबर की बात होगी दैट इज इक्वल्स टू जेड, एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्या मेरा प्रोटॉन, ठीक है ना. तो इस तरीके से आप इसे बॉक्स में बंद करके लिख सकते हो, है ना, कि Z जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला जाता है. ठीक है. और नीचे नोट कर लेना बेटा, है ना, कि एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज atomic number is also known as atomic number is also known as proton number because charge on the nucleus depends upon number of protons. Charge on the nucleus depends upon number of protons. ठीक है ना. तो एटॉमिक नंबर को आप कभी कभी प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हो. अब लिखना हमारा बेटा मास नंबर. नहीं, हम लोग ज्यादा बेटा चार्ज हमेशा किसकी बात करोगे, न्यूक्लियस की, इस वजह से, है ना. अभी जो मैंने Q2 बराबर लिखा वो Z ही लिखा ना. Q1 को क्या लिखा आपने, Z ही लिखा. Z को क्या बोला आपने, एटॉमिक नंबर. और आप उसमें चार्ज किसका ले रहे हो, न्यूक्लियस का. और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन. इसलिए एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, है ना. अब ये मास नंबर है बेटा, और एक टर्म आपको सुना हुआ होगा एटॉमिक मास, है ना. दोनों में फर्क क्या है
है ना। नॉर्मली मास नंबर जो होता है इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, एटॉमिक मास, बट द ओनली डिफरेंस कि मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होगी, जबकि एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्लोरीन का जैसे आप कितना बोलते हो बेटा 35 पॉइंट, वो एटॉमिक मास है, ठीक है ना। तो इसलिए लिख लेना हमारा कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, है ना। तो पहले तो इस तरह से लिख लेना बेटा, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, है ना, इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू प्रोटॉन की नंबर प्लस किसकी नंबर, न्यूट्रॉन्स की नंबर, ठीक है ना। आगे लिखना बेटा कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज, protons and neutrons are collectively known as nucleons. Proton and neutrons are collectively known as nucleons because, है ना। अब न्यूक्लियॉन्स क्यों बोल रहे हो आप इन्हें, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है ना, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसलिए आप मास नंबर ऑफ एलिमेंट को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये दो चीजें बेटा, एक एटॉमिक नंबर है, एक मास नंबर है, और इसमें लिखना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है ना। तो इसलिए कैपिटल ए जो होगा आपका, इट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नीचे 2 पॉइंट नोट बना के लिख लेना जल्दी से, है ना, कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू atomic mass of the element, mass number of an element is equal to atomic mass of the, है ना, is nearly equal to atomic mass of the element, है ना। The basic difference is that basic difference is that mass number is always whole number, basic difference is that mass number is always a whole number, है ना, whereas atomic mass is usually not a whole number. ठीक है, मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होगी बेटा, जबकि एटॉमिक मास कभी भी नॉर्मली होल नंबर नहीं होता, किसी किसी केस में हो जाए तो अलग बात है। और दूसरा पॉइंट लिखना है बेटा सेकंड कि इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास, इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, electron have negligible mass as compared to proton and neutron, ठीक है ना। So mass of any atom, mass of any atom is only because of proton and neutron, mass of any atom is only because of proton and neutron, सर फिर क्लोरीन का ए क्या होगा? ठीक है ना। हाँ, अब लिखना आगे बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम।
अब इस पूरे चैप्टर में आप एटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, जेड एक्स से नीचे वाला जेड जो होगा बेटा वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। ए क्या होगा उसका, मास नंबर, तो ए इज द सिंबल फॉर मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर का, और एक्स जो है ये आपका जो भी एलिमेंट है उसका सिंबल होगा, तो इट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट, है ना। तो अब इस चैप्टर में इस तरीके से हम लोग लिख तो चुके हैं ऑलरेडी, चैडविक वेडिक की डिस्कवरी में आपने को ध्यान दिया हो तो मैंने क्या लिखा था बेटा, 4Be9। अब 4Be9 बोलते ही इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, ये बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और मास नंबर 9 है ना। 6C12 कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। 26 Fe56, ठीक है ना, Fe जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, मास नंबर कितना आपका 56, है ना। 92 यूरेनियम 235। अब इसको प्रोनाउंस भी ऐसे ही करा जाता है बेटा, है ना, मुझे बोलना होगा तो मैं यही बोलूंगा 92U235, तो आपको खुद सही लिख देना है कि U बीच में रहेगा, 92 नीचे और 235 ऊपर, है ना। तो ये 2-4 एग्जाम्पल डाल लेना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट लिखना है ना, मैंने एटम लिख दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। अब इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में खूब मिलेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन में दे रहा हूँ, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 92U238, in 92U238, है ना। 92U238 को किस तरह से लिखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन तो सभी कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, है ना। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पूछे जा रहे हैं बेटा, तो दोनों इक्वल टू होंगे, और किसके इक्वल टू होंगे, सीधे 92 के, क्योंकि वो हमने अभी लिख दिया कि जो भी Z होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर के बराबर होता है। और अगर आपको न्यूट्रॉन की नंबर बतानी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस, है ना। क्यों, क्योंकि A जो था वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर बराबर है, मुझे प्रोटॉन पता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे मेरे कितने, 238 माइनस 92 मतलब 146। तो ये आइसोटॉप्स है ना आपस में एक दूसरे के, 1H1 1H2 1H3 नहीं होता है, तो 1 सबका सेम है, ऊपर वाला चेंज होता जा रहा है। ऐसे U235 और U238 दोनों आइसोटॉप, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फर्स्ट कॉलम है आपका पार्टिकल, सेकंड कॉलम है मास नंबर, थर्ड कॉलम है आपका एटॉमिक नंबर, फोर्थ कॉलम है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 6 कॉलम है। पार्टिकल दिया गया है आपको नाइट्रोजन एटम, पहला, है ना। दूसरा कैल्शियम एटम, तीसरा ऑक्सीजन एटम, चौथा सोडियम आयन, ठीक है ना। अब आपको इस वाले में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है 7 सेकेंड वाले में इंफॉर्मेशन दी गई है ना 20 थर्ड वाले में इंफॉर्मेशन दी गई है 16 8, है ना। फोर्थ वाले में इंफॉर्मेशन दी गई है आपको,
है ना। इस तरीके से उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने नए रूप में दे दिया है, और बोर्ड में स्कूल एग्जाम में आते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कि इस टेबल को कंप्लीट करो। इसे 1 महीने में मैं समझा समझा के ट्रैक पे लाया हूँ। तुम लोगों को अब कितने टाइम में आऊंगा मुझे नहीं पता, है ना। सोती हुई एक्शन लगती है आप लोगों की, जवाब आते रहने चाहिए। चिल्लाता रहता हो गया, डाउट पूछ लिया, कुछ ना कुछ बोलता रहा। कम से कम मैं पूछ रहा हूँ तो चीजों के जवाब तो देते चलो, बोलते रहो। नहीं तो आपकी मर्जी है बेटा, है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं IIT खड़गपुर से निकल चुका हूँ, मुझे दोबारा तो ना जाना है। अब मैं जितना जोश में आप बैठोगे उतना मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, और आप सोते रहोगे तो मैं भी सो के पढ़ाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। क्योंकि तीनों में से किसी की कोई रिएक्शन नहीं। शोएब की तो खैर हर सवाल में हवाइयाँ उड़ी रहती हैं बिल्कुल, कौन थ्योरी में भी। दिगंबर भी मेरे को वैसे ही लगता है ना, ये कर ले रहा माही कर लेता है। अब इन चीज़ों में क्या समझ में नहीं आ रहा है, और ये मुझे समझ में नहीं आता है ना। वो भी दिगंबर कर दोनों सकते हैं, दिमाग इसका शोएब का भी है, दिगंबर का भी है। ये तो बिल्कुल थोड़ा मेरे को आपके पापा ने वैसे ही बता दिया था कि थोड़ा आलसी किस्म के आदमी हो आप, और वो आपके बैठने के तरीके और डील डोल से लगता है मुझे। थोड़ा एक्टिव रहो, जितना एक्टिव रहोगे, 2 साल पढ़ लो ढंग से, जिंदगी भर की नौकरी पक्की हो जाएगी, और अच्छी नौकरी 1.25 लाख की। आलसी चेहरे से ही, लिखने के तरीके से आलसी लगते हो बेटा, दिमाग तो है तुम्हारे पास, इतना मैंने देख लिया 2 दिनों में, है ना। क्या करें भैया, अगर इलेक्ट्रॉन 7 है तो प्रोटॉन भी 7, कंप्लीट करने का मतलब ऐसा है। और अगर ये 7 है तो एटॉमिक नंबर भी 7, है ना। आप शायद ये भी नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो ना ये, अच्छा लिखे हो, ठीक है ना। आप क्या लिखे हो तो बढ़िया बात है भैया, आपको समझाना, आपको करना है, मैं तो समझा सकता हूँ बेटा यहाँ खड़े होके, करना आपको है। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, तो 14 यहाँ लिख दूंगा, बस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना। अब कैल्शियम एटम, अगर एटॉमिक नंबर 20 है बेटा तो प्रोटॉन भी 20, इलेक्ट्रॉन भी 20, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था। और अगर न्यूट्रॉन 20 है तो 20 + 20 40। इसमें अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो ये भी 8, ये भी 8, और ये जो होगा वो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो ये भी 8। तो टेबल इस तरह से धड़ाधड़ कंप्लीट होती जाएगी। लास्ट वाले में मैंने एक चीज अच्छी कर दी है कि सोडियम एटम नहीं दिया है, अब सोडियम क्या दिया, आयन। आपको सबसे पहले ध्यान रखना सोडियम आयन का मतलब क्या होता है बेटा, है ना। Na बदलेगा Na++ इलेक्ट्रॉन, है ना। आयन आपको पता ही होगा, 2 तरह के आयन होते हैं। कौन कौन से आयन, एक केटायन होता है और एक एनायन होता है। केटायन बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। पूछ सकता है केटायन का क्या मीनिंग है, तो वो आयन जो इलेक्ट्रॉन के लॉस पर बनता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और केटायन में हमेशा क्या होगा बेटा, प्रोटॉन ज्यादा होंगे किससे, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन ज्यादा होंगे ना, आप न्यूट्रॉन के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हो। प्रोटॉन हमेशा किससे ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। और प्रोटॉन तो किसके बराबर होगा बेटा, Z के। बाकी इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, Z माइनस चार्ज, समझे। कितना चार्ज, जैसे अभी मेरे पास Na+ केटायन है, तो अब अगर मैंने इसको आपको इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 10 देने का मतलब ये 10 है। चार्ज कितना है सोडियम आयन के ऊपर, 1। कभी भी चार्ज को प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है बेटा, चार्ज को क्या लिखा जाता है, वैल्यू लिखी जाती है ना। यहाँ पर आप चार्ज की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो ये 10 हो गया, चार्ज 1 है, तो ये -1 उधर से जाके क्या हो जाएगा, +1। 10 + 1 कितना हो गया, 11। वो किसकी वैल्यू हो गई, मेरी Z की। तो Z मेरे लिए हो गया कितना बेटा, 11। Z मतलब एटॉमिक नंबर, ये 11 है तो ये भी 11, ठीक है ना। और मास नंबर क्या हो जाएगा, 11 + 12 मतलब 23। अपन को याद ही हो तो फिर
हाँ याद है तो धड़ से लिखो ना बेटा, मैं तो कह ही रहा हूँ, कल भी मैंने इनको बोला फर्स्ट 30 एलिमेंट याद रखो। अब वो शोएब कभी ऑक्सीजन का 16 ले रहा है, कभी 12 ले रहा है, कभी 8 ले रहा है, ये भी कल ऐसी गड़बड़ कर रहा था। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, जितनी चीजें ये सब अभी तक जितने मैंने 3 लेक्चर में पढ़ाया है, एक्सेप्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बाकी सब चीजें याद रखने वाली हैं आपको। अभी तक मैं कोई थ्योरेटिकल चीजें, ये चैप्टर ही थ्योरेटिकल है बेटा, इसमें मैंने कोई डिस्कवरी नहीं करी है, सब साइंटिस्ट ने करी है, ठीक है ना, जो ऊपर जा चुके हैं परम पिता परमात्मा के पास, वो चीजें मुझे आपको बतानी है और आपको उन चीजों को एज इट इज याद रख लेना है कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। और एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा हो बेटा तो एक बार आईआईटी में पहुंच जाओ तब करना, अभी आप एक्सपेरिमेंट तो ना कर सकते हो, अभी तो जो रिजल्ट है बस उनको याद रख लेना। एनआईएन की बात करें तो यही 5 पॉइंट हो जाएंगे। ये बनेगा किससे भैया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से, ठीक है ना। P इक्वल टू Z तो इसके लिए भी होगा, ठीक है ना। और इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो Z है ना, प्लस चार्ज, ठीक है ना। तो अब इन दोनों फॉर्मूलों में केवल आपको चार्ज की क्या रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। तो बस इसलिए ये कैटायन एनायन कभी आ जाते हैं तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना। अब कल हमारी कोई क्लास नहीं बेटा, संडे को छुट्टी है आपकी। मंडे को बस आपका इतना होमवर्क है कि जितनी चीजें हो गई हैं इतनी सब आपको याद हो जानी चाहिए, सभी चीजें। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, बोर मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, सबकी डिस्कवरी क्या क्या हुई है, प्रॉपर्टीज क्या क्या हुई है। मैं 15 मिनट का क्विज टाइप में सभी से पूछूंगा। 3 मेरे लेक्चर हुए हैं, 3 दिन का आपके पास पूरा समय है। आप लोगों के पास बस थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट भी करना है ना। क्या क्या मिली है, शीट मिली है, क्या मैंने बोला था ना लाने के लिए, एक तो शीट मिली है। डीपीपी कौन कौन सी मिली है, फिर ये एक दो करोगे ना बेटा, इससे नहीं समझ में आएगा, है। एक ऐसी फाइल जो इसने बनाई है बन जानी चाहिए, इसमें डीपीपी 1 2 3 भी मिल चुकी है आपको, ठीक है। और 4 5 6 सब मिल चुके ना। तो आप शाम को 1 2 सभी केमिस्ट्री गेट है ना, 1 2 3 वाली डीपीपी आपको शाम को लाना है। होश है तुमको, मिली है? हाँ अभी ले लेना इनसे ना, 1 2 3 डीपीपी और शीट ले आना, ठीक है ना। तो शाम को मैं आपको ये क्लास में ही करवाऊंगा,